लास्ट क्लास में हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एसएससी, एसएससी इन डिफॉल्ट और इनकम टैक्स में कितने परसेंट होते हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। आई होप ये क्लियर है आपके। उनमें किसी में कोई डाउट है तो बोलो, पहले तो उनमें से किसी चीज में कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है, चलो। अब देखिए इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन वर्ड का मतलब समझ लीजिए पहले तो। चार्जिंग सेक्शन का मतलब है कि जिस सेक्शन में आप ये कह सकते हैं कि उस हेड को पावर दिया गया है, ठीक है, किसी काम को करने का पावर किसी को दिया जाता है जिस सेक्शन में, उसे चार्जिंग सेक्शन कहते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 4 में इनकम को टैक्सेबल करने का पावर दिया गया है। चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, कि भाई आपकी अगर कोई इनकम है तो उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें सेक्शन 5 की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्कोप ऑफ इनकम। ये मुझे आपको समझाना है, तो इसको समझिए। पहले मेरा आपसे एक सवाल, एक कपड़े की शॉप है, एक बंदा एक कपड़े की शॉप चलाता है, क्या उस पे टैक्स लगेगा? एक बंदा एक कपड़े की शॉप रन करता है, क्या उस पे टैक्स लगेगा? यस। और दूसरा, एक बंदा ड्रग्स बेचता है, क्या उस पे टैक्स लगेगा? एक दूसरा बंदा है जो ड्रग्स बेचता है, क्या उस पे टैक्स लगेगा? रिया कह रहे हैं नो, इलीगल। और बाकी लोग बोलिए। नवीन कह रहे हैं यस, सत्यक भी कह रहे हैं यस। ओके, ठीक है। एक बंदा स्मगलिंग करता है, बोलो टैक्स लगेगा? एक बंदा स्मगलिंग करता है, टैक्स लगेगा? रिया कह रहे हैं नो। ओके, तो सबसे पहला सवाल ये है बेटा कि इनकम कैन बी लीगल और इलीगल। चाहे इनकम लीगल है और चाहे इनकम इलीगल है, टैक्स तो लगेगा। चाहे इनकम लीगल है और चाहे इनकम इलीगल है, टैक्स तो लगेगा, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी इलीगल है या आप इलीगल काम कर रहे हैं, उसकी वजह से टैक्स ना लगे, ऐसा सही नहीं है। रीजन, आप सोचिए कि आप ऐसा बोलेंगे कि भैया एक बंदा ईमानदारी से काम कर रहा है, उससे तो आप टैक्स चार्ज करेंगे, और एक बंदा इलीगल काम से पैसा कमा रहा है, उससे आप टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो बताइए आप लोगों को किस काम के लिए प्रमोट कर रहे हैं, लीगल काम करने के लिए या इलीगल करने के लिए? पहली बात तो ये बताइए। अगर हम ऐसा कर दें कि लीगल पे टैक्स लगेगा, इलीगल पे टैक्स नहीं लगेगा, तो आप लोगों को किस चीज के लिए मोटिवेट कर रहे हैं? बोलो भाई। इलीगल के लिए मोटिवेट कर रहे हैं ना, कि भैया तुम लीगल क्यों कर रहे हो, बेवजह तुम्हें टैक्स देना पड़ रहा है, इलीगल करो, इससे अच्छा तो टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? तो इसलिए इनकम टैक्स में कोई फर्क नहीं रखा गया है कि चाहे आप इलीगल करें और चाहे लीगल करें, हम तो टैक्स चार्ज करेंगे। सेकंड थिंग, आपने ब्लैक मनी वर्ड सुना है, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है? ऐसी इनकम जिस पे टैक्स पे नहीं हुआ है, ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो जिसके भी पास ब्लैक मनी है, तो हो सकता है उसने इलीगल बिजनेस से कमाई होगी। बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसके पास ब्लैक मनी है उसने इलीगल वे में कमाई हो? बिल्कुल हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन वगैरह होते हैं या ये होते हैं, तो जिनके घर पे रेड होती है और रेड में उसके घर पे मिला मान लीजिए 500 करोड़ रुपए, तो बताओ क्या 500 करोड़ रुपए उसने लीगल वे में कमाए होंगे? किसी के घर पे अगर 500 करोड़ रुपए मिलते हैं इनकम टैक्स की रेड में, तो क्या उसने लीगल वे में कमाए होंगे?
नहीं, जाहिर सी बात है इलीगल कमाए होंगे ना, लीगली तो नहीं कमा सकता। तो क्या हम उसको टैक्सेबल नहीं करें? क्या हम उसको टैक्सेबल नहीं करें? बिल्कुल करेंगे। इनकम टैक्स अलग है ना, और सिविल प्रोसीजर जो हमारा है वो अलग है। मतलब अगर आप इलीगल काम करते हैं तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं भैया हमें तो टैक्स से मतलब है, बाकी हमें किसी बात से मतलब नहीं है। तुमने क्राइम किया है उसके लिए सिविल प्रोसीजर में तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। दैट मीन्स दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग है। ओके। अच्छा मुझे एक और बात बताइए, किसी के घर पे मर्डर हो जाता है ना, किसी के घर पे मर्डर हो जाता है और पुलिस पहुंचती है वहां पे, ठीक है। जांच में पुलिस को मिलता है, पुलिस एक अलमारी खोलती है या मान लीजिए एक दीवार तोड़ती है और उसमें बहुत सारे पैसे निकलते हैं, तो बताइए पुलिस क्या करेगी? बहुत सारे पैसे निकलते हैं जिसमें फॉरेन करेंसी भी है या बहुत सारा पैसा है, बताइए पुलिस क्या करेगी? क्या पुलिस उससे पूछेगी कि पैसा कहां से आया, कैसे कमाया, हमें जवाब दो, हमें समझाओ, बताइए। बोलिए भाई। ऑडियो आ रहा है? तो बताइए फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे बेटा? मैंने आपसे कुछ सवाल पूछा कि अगर किसी के घर पे कोई मर्डर हो जाता है और पुलिस वहां पहुंचती है और उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं तो पुलिस क्या करेगी? क्या पुलिस एक्सप्लेनेशन मांगेगी कि बताओ ये पैसे कहाँ से आए, कैसे कमाए, कमाने का सोर्स क्या है? बोलिए, यस और नो। ठीक है। तो आंसर है बेटा नो, पुलिस नहीं पूछेगी। ठीक है। हाँ, इनिशियल पूछ सकती है, बाकी वो इतनी डिटेल में नहीं जा सकती क्योंकि पुलिस वालों को खुद नॉलेज नहीं होता, पुलिस वालों को खुद को नॉलेज नहीं होता कि व्हाइट मनी और ब्लैक मनी क्या है, कैसे है और कितनी है। तो वो ये रिकॉर्ड करेंगे कि इतना पैसा मिला है, जैसे 100 करोड़ मिला तो वो नोट करेंगे कि 100 करोड़ मिला है और फिर वो केस फॉरवर्ड कर देंगे किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि भैया यहाँ पे 100 करोड़ रुपए मिले हैं, अब आप देख लेना किस बात के हैं। समझ गए? दोनों डिपार्टमेंट अलग है, उनका काम क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है, पैसे कहां से आए ये इन्वेस्टिगेट नहीं करना है। ये केस वो रेफर कर देंगे, सही कह रहे हैं चिराग और नवीन, ये रेफर कर देंगे किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ओके, चलो इसको रिवर्स करते हैं। कहीं पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी, किसी के घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी और जांच करने पे वहां पे एक डेड बॉडी मिलती है तो बताओ क्या इनकम टैक्स वाले पूछेंगे कि ये किसकी है, कहां से आई, किसने मारा, पोस्टमार्टम करवाओ? नहीं, वो क्या करेंगे? वो पुलिस को बुलाएंगे और केस उनको हैंड ओवर कर देंगे। समझ गए? तो सब डिपार्टमेंट अपनी अपनी बातें करते हैं। उनको पैसे चाहिए। ओके, वो तो इलीगल बात होगी ना, वो तो 2 नंबर का पैसा हो गया। अच्छा एक बात और बताओ, आपने एक मूवी आई थी स्पेशल 26, देखिए किसी ने? एक मूवी आई थी स्पेशल 26, देखिए क्या किसी ने? नहीं देखी, कुछ नहीं देखी है, कुछ नहीं देखी। तो उसमें जब वो रेड मारने जाते हैं तो वो देखते हैं ऑलरेडी वहां पे सेल टैक्स की रेड चल रही होती है। एक जगह पे जब वो रेड करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि ऑलरेडी वहां पे सेल टैक्स की रेड चल रही होती है। देखा है? ठीक है, तो वो उनको डिस्टर्ब नहीं करते, वो अपना काम करते हैं। तो सब डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, सब डिपार्टमेंट अपनी अपनी कार्रवाई करते हैं। समझ गए? चलिए, तो इनकम चाहे लीगल हो और चाहे इलीगल हो, टैक्स लगेगा। अच्छा सवाल ये है कि एक बंदा 1 साल में
एक ही बार काम करता है, मतलब एक प्रोजेक्ट करता है 1-2 महीने का, उससे बहुत सारे पैसे कमा लेता है और फिर गोवा घूमने चला जाता है। 1 साल घूमता है, जब पैसे खत्म होते हैं फिर आता है, फिर एक बार काम करता है, पैसे कमाता है, फिर गोवा चला जाता है। तो बताइए क्या उस पर टैक्स लगेगा? बोलिए। ठीक है, इनकम कैन बी रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक बार में मिलती है या बार बार मिलती है। इनकम कैन बी लमसम और इंस्टॉलमेंट। वन टाइम पेमेंट मिलता है या थोड़ा थोड़ा करते मिलता है, उससे भी टैक्सेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए। पॉकेट मनी टैक्सेबल है क्या, ये बताओ। आपको अपने घर वालों से जो पैसा मिलता है एज ए पॉकेट मनी, क्या वो टैक्सेबल है? पॉकेट मनी टैक्सेबल है क्या? नो, टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि ये एफर्टलेस है। इसके लिए कोई मेहनत नहीं की गई है या ये कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, ओके। एक पॉइंट और डाल देता हूं मैं, चलो ठीक है, छोड़ो। यहां तक क्लियर है बात? अब हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है। बेसिक चैप्टर हमारा हो चुका है। किसी के बेसिक में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बोल सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, चलिए। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। देखिए, हर इंसान की जब हम टैक्सेबल इनकम निकालेंगे तो हमें पहले उसका स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेटस इनकम टैक्स के लिए काम में आता है। तीन चीजों का मीनिंग मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहला वर्ड है सिटीजनशिप, दूसरा वर्ड है इंडियन ओरिजिन, और तीसरा वर्ड है रेजिडेंशियल स्टेटस। बताइए सिटीजनशिप क्या होती है? सबसे पहला वर्ड सिटीजनशिप, नागरिकता। हम सबकी सिटीजनशिप क्या है, चलो ये बता दीजिए। अपनी सिटीजनशिप क्या है? हाँ नवीन, क्या है तुम्हारी सिटीजनशिप? इंडियन, यस बिल्कुल। ठीक है, नेशनैलिटी भी बोल सकते हैं। अब सिटीजन है हम इंडिया के, इसलिए हमें इंडियन कहा जाता है। क्या हम दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं? बोलो, क्या हम दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं? बोलिए, क्या हम दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले सकते हैं? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। हर कंट्री में सिटीजनशिप देने के कई रूल होते हैं। कई कंट्री कहती हैं कि आप हमारे यहाँ आके लैंड परचेज कर लो, हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे। कोई कहता है हमारे यहाँ आके बिजनेस कर लो, हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे। कोई कहता है कि आप हमारे यहाँ के लोगों से शादी कर लो, हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे। कोई कहता है कि हम तो बर्थ के हिसाब से देंगे, आपका बर्थ यहाँ हुआ है तो हम सिटीजनशिप देंगे। ठीक है, तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल हैं सिटीजनशिप को लेके, पर आप एक से ज्यादा कंट्री की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। आप जानते हैं ऐसे किसी इंसान को जिसके पास एक से ज्यादा कंट्री की सिटीजनशिप हो? क्या आप जानते हैं किसी ऐसे पर्सन को जिसके पास एक से ज्यादा कंट्री की सिटीजनशिप हो?
बोलिए, जानते हैं या नहीं? जरूरी नहीं है पर्सनल रिलेशन में हो। कोई भी नाम जिसके बारे में आपको पता हो कि इसके पास एक से ज्यादा कंट्री की सिटीजनशिप है। हाँ जी, पता है। सम इंडियन क्रिकेटर्स प्लेइंग फॉर अदर कंट्री। नहीं, इंडियन क्रिकेटर प्लेइंग फॉर अदर कंट्री की वजह से उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती है बेटा। सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। जस्ट बिकॉज आप कहीं घूमने गए या आप कहीं बिजनेस के लिए गए, आपको वहां सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। नाम सुना है? बोलिए, नाम सुना है? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा नाम नहीं सुना? प्रियंका चोपड़ा नाम नहीं सुना नवीन ने? आतिफ असलम, अदनान समी, ठीक है, इन सबके पास ड्यूल सिटीजनशिप है। ये एक से ज्यादा कंट्री के सिटीजन हैं। ठीक है, तो आप सिटीजनशिप ले सकते हैं एक से ज्यादा कंट्री की, अगर आप उस कंट्री के रूल्स को फॉलो करते हैं तो। इट दैट क्लियर? अच्छा, सिटीजनशिप से होता क्या है? सिटीजनशिप से ये होता है कि वहां के जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, वो आपको मिल जाते हैं। आपने लॉ में पढ़ा होगा ना कि अगर हम इंडिया के सिटीजन हैं तो हमें इंडिया के बेसिक फंडामेंटल जो राइट्स है वो हमें सारे मिल जाते हैं। ठीक है, राइट टू स्पीक, राइट टू फ्रीडम, ये सब सारे राइट हमें मिल जाते हैं अगर हमारे पास सिटीजनशिप है तो। ओके, बोलिए, क्लियर है क्या? ठीक है, दूसरा पॉइंट था इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का किसे कहा जाएगा? इंडियन ओरिजिन का पर्सन किसे कहा जाएगा? इंडियन ओरिजिन का पर्सन किसे कहा जाएगा? बोलिए, पता है किसी को? इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है हु बोर्न इन इंडिया। नहीं, जो बेटा इंडिया में पैदा हुआ है, ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन का है, हम उसको मना नहीं कर सकते। पर यहाँ पे बात उसकी नहीं चल रही है, क्योंकि वो तो फिर सिटीजन ही हो गया है। वो तो सब कुछ ही हो गया, इंडिया का सिटीजन भी हो गया, इंडिया का ओरिजिन भी हो गया, सब हो गया। हम यहाँ पे कहेंगे हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। जो इंडिया में पैदा हुआ वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हम। हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, उसका खुद का जन्म तो इंडिया से बाहर हुआ है। ठीक है, उसका खुद का जन्म तो इंडिया से बाहर हुआ है, पर उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया मतलब 1947 से पहले इंडिया में पैदा हुए थे, तो हम उसे इंडियन ओरिजिन का पर्सन कहेंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर जाके सेटल हो गए, तो अब उनके जब बच्चे हैं, क्या वो इंडियन है? क्या उनके बच्चे इंडियन हैं? बताइए मुझे कि कोई पर्सन इंडिया में पैदा हुआ था 1938 में। ठीक है, कौन? मिस्टर ए हुआ। ये चला गया 1969 में यूएसए, और वहां पे इसका बेटा हुआ मान लीजिए 1972 में, मिस्टर बी। तो बताइए, क्या मिस्टर बी इंडियन है? क्या मिस्टर बी इंडियन है? नहीं, मिस्टर बी इंडियन नहीं है, वो इंडियन ओरिजिन का है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहाँ बोर्न हुए थे? अनडिवाइडेड इंडिया में हुए थे।
समझ गए? तो जिसका जन्म बाहर हुआ हो पर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हो तो उसे हम क्या कहेंगे? इंडियन ओरिजिन का पर्सन कहेंगे। एक एस्ट्रोनॉट थी सुनीता विलियम्स, है अभी सॉरी, एक एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स, नाम सुना है? सुनीता विलियम्स का नाम सुना है किसी ने? हाँ भाई, सुनीता विलियम्स का नाम सुना है किसी ने? चलो कोई बात नहीं। सुंदर पिंचई का नाम सुना है? सुंदर पिचई का नाम सुना है? इसको तो जानते हो आप। सुंदर पिचई का नाम सुना है? यस, वो इंडियन ओरिजिन के हैं। वो इंडियन ओरिजिन के हैं। इंडियन ओरिजिन का मतलब उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे फॉरेनर के नाम ऐसे होते हैं, आधे इंडियन आधे फॉरेनर। ऑलमोस्ट वो सारे लोग इंडियन ओरिजिन के ही हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो इंडियन ओरिजिन का क्या होता है, आई थिंक आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। एंड थर्ड वन इज रेजिडेंशियल स्टेटस। ये हर साल कैलकुलेट किया जाता है। 4 टैक्सेशन पर्पज। टैक्स लगाने के पर्पज से हर साल इसको डिटरमाइन किया जाता है, क्योंकि इसके हिसाब से पता चलेगा कि आपके ऊपर कौन सी इनकम टैक्सेबल है या नहीं। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप में से कोई भी पर्सन, आप में से कोई भी पर्सन आज पैसा कमाता है इंडिया में, क्या वो टैक्सेबल है? क्या उस पर टैक्स लगेगा? नवीन आज इंडिया में पैसे कमा रहा है, क्या उस पर टैक्स लगेगा? यस। अब नवीन थोड़े टाइम के लिए इंडिया से बाहर जाता है, सपोज साउथ अफ्रीका जाता है और वहां पे कुछ पैसे कमाता है, तो क्या उस इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा? वो 1 महीने साउथ अफ्रीका गया, वहां पे उसने कुछ कमाया, तो क्या उस इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा? हाँ। अब नवीन ने साउथ अफ्रीका में एक होटल खोल लिया, रहता वो इंडिया में ही है, पर जैसे महीने में 2 दिन जाता है होटल संभालता वापस आ जाता है, महीने में 2 दिन जाता है होटल संभालता वापस आ जाता है, तो उस होटल की इनकम पे क्या इंडिया में टैक्स लगेगा? ठीक है। एक फॉरेनर है, ठीक है, एक फॉरेनर है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, मैं 3 केस में दे चुका हूं आपको। फोर्थ केस है कि एक फॉरेनर है, वो फॉरेन में इनकम कमाता है, तो बताओ क्या उसको इंडिया में टैक्स देना है? एक फॉरेनर फॉरेन में इनकम कमाता है, तो क्या उसे इंडिया में टैक्स देना है? आप कह रहे हैं नहीं। अब वो फॉरेनर यहाँ पे 1 महीने आता है इंडिया में और यहाँ आके कुछ कमा के वापस चला जाता है, तो क्या उसे यहाँ टैक्स देना है? ठीक है। रिवर्स केस कर लेते हैं अभी वाले का, कि उसने फॉरेनर ने इंडिया में एक होटल खोल लिया और हर महीने में 2 दिन वो आता है, अपना होटल संभालता है और वापस फॉरेन चला जाता है, तो क्या उसको होटल की इनकम पे इंडिया में टैक्स देना है? ठीक है। चलिए, अब इन सारी बातों को अगर मैं एक साथ समअप करूं और आपसे रीजन पूछूं कि बताइए आपने कैसे डिसाइड किया कि कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, कौन सी पे नहीं लगेगा? आपने हाँ ना कह दिया, बहुत अच्छी बात है, पर कैसे डिसाइड किया, क्या रूल है इसका? क्या कोई रूल है या ऐसे ही मन में लगेगा कि हाँ टैक्सेबल होना चाहिए तो कर देंगे?
किस बेसिस पे आपने कहा कि कौन सी इनकम टैक्सेबल है और कौन सी नहीं है? विच इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय एनीवन, ओके, वो इंडिया में टैक्सेबल है, वो इंडिया में टैक्सेबल है, ओके। और तो जो मैं बाहर जाके कमा रहा था वो इंडिया में तो नहीं कमाई गई, जो नवीन इंडिया साउथ अफ्रीका में जाके कमा रहा था वो तो इंडिया में नहीं कमाई गई, फिर वो इंडिया में टैक्सेबल क्यों है? वो तो साउथ अफ्रीका में अर्न की गई है। बट ही इज ए रेजिडेंट, यही तो बात है, कैसे पता चला रेजिडेंट? अभी तो हमने तो पढ़ा ही नहीं। यही एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सत्यक जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल वही बात कहना चाह रहा हूँ, सत्यक जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल वही बात कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कहा ही इज ए रेजिडेंट, बट हाउ, हमें कैसे पता वो रेजिडेंट है? कौन रेजिडेंट है या कौन नॉन रेजिडेंट, ये कैसे डिसाइड होगा? बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं आप, पर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा कि कौन रेजिडेंट और कौन नॉन रेजिडेंट, हम कैसे डिसाइड करेंगे? बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि इसके लिए कोई रूल होना चाहिए कि कौन रेजिडेंट है और कौन नॉन रेजिडेंट? सर रूल है, अरे है, मुझे भी पता है, मुझे भी तो पता है। ओके, चलिए, तो हमें वो रूल समझना है, समझ गए? ये इतनी बातें मैंने इसीलिए की कि पहले आपको ये पता रहे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक। तो बेटा हम देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड कर रहे हैं और हर साल डिसाइड करेंगे क्योंकि ये चेंज हो सकता है हर साल, जरूरी नहीं है एक साल जो स्टेटस हो वही हर साल रहे, हर साल ये चेंज भी हो सकता है। कैसे? सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट, ठीक है। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। और अगर रेजिडेंट है तो रेजिडेंट में फर्दर दो कैटेगरी होती है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, समझ गए? तो पहले हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन करेंगे जो हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में करेंगे, और रेजिडेंट अगर है तो फिर उसका फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे जिसे हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलेंगे। तो फाइनली क्या हमारे पास तीन कैटेगरी आ गई, OR, NOR और NR। क्या हर पर्सन इन तीन में से एक कैटेगरी में होगा? क्या हर इंसान इन तीन में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में होगा? यस, बिल्कुल होगा, होगा ना, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम रेजिडेंशियल स्टेटस। जैसे मान लीजिए नवीन इस कैटेगरी में है, ठीक है, नवीन मान लीजिए इस कैटेगरी में है, और मैं आपसे पूछूं कि नवीन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि नवीन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, आप क्या कहेंगे? OR है। आपको पूछा जाए सत्यक का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो आप क्या कहेंगे? और आपसे पूछा जाए कि अक्षिता का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ओके। तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि आप कब इस कैटेगरी में आएंगे, कब इस कैटेगरी में आएंगे और कब इस कैटेगरी में आएंगे। ओके,
करें शुरू, कैसे समझना है, कैसे सीखना है, क्या रूल है। चलिए, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। सबसे पहला पर्सन कौन था हमारा? जब हमने इनकम टैक्स में 7% पढ़े थे, तो सबसे पहला पर्सन कौन था? इंडिविजुअल था ना? ओके, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल के रिगार्डिंग रूल पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल कब तो रेजिडेंट होगा और कब नॉन रेजिडेंट होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशन पढ़ेंगे हम। बेसिक कंडीशन कहते हैं पहली कंडीशन को, ध्यान से समझना। हम क्या कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल का स्टेटस पता कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम पहली कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, अमेंडमेंट इसमें हुआ है वो मैं बाद में कंसीडर करूंगा, पहले मैं अभी पुराना वाला ही कंसेप्ट ले रहा हूं। ओके, अमेंडमेंट बाद में बताऊंगा, अभी मैं पहले पुराने कंसेप्ट से ही समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए। assessee should live 182 days or more in previous year in India। हम जिस साल का स्टेटस निकाल रहे हैं उस साल अगर आप 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हैं तो आपकी पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है। ध्यान रहे कौन से ईयर का चेक करना है, प्रीवियस ईयर। अभी आप कौन सा प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं? अभी आप कौन सा प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं? 2020-21। तो इसलिए कौन से ईयर में चेक करना आपको? 20-21 में आप इंडिया में कितने दिन रहे। ओके, और अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी बेसिक कंडीशन फुलफिल हो जाती है। इज दैट क्लियर? बोलिए, क्लियर है? ओके, अब मुझे बताइए कि किसी के 180 डेज हुए, 2 दिन कम रह गए, तो क्या उसको कोई और ऑल्टरनेट भी मिलना चाहिए? सिर्फ 2 दिन कम रहने की वजह से किसी को हम नॉन रेजिडेंट बना दें, क्या ये सही होगा? या हमें उसको एक ऑल्टरनेट और देना चाहिए? एक ऑल्टरनेट और दे रहे हैं, 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में कितना रहना है? सिर्फ 60 दिन या उससे ज्यादा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर फिर तो पहली कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत ही क्या है, दूसरी आसान है। बोलिए, क्या दूसरी इजी है, अपने आप पूरी हो जाएगी फर्स्ट के होने से पहले ही? यस, बट सेकेंड कंडीशन अकेली नहीं है, उसके साथ एक और कंडीशन है, 365 डेज और मोर इन 4 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर। पिछले साल से पहले के 4 साल में आपको 365 दिन इंडिया में रहना है। इसका मतलब या तो आप फर्स्ट कंडीशन पूरी करें और या फिर ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल करें। ये दोनों ऑप्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कौन सा ईयर ले रहे होंगे? 20-21, और इसमें उससे पहले के 4 साल। मिला के बोलिए, या तो अकेले ये कंडीशन पूरी कर दीजिए और या फिर ये दोनों कंडीशन एक साथ पूरी कर दीजिए। दोनों अल्टरनेट में से कोई भी पूरा करेंगे तो ये मान लेंगे कि आपकी बेसिक कंडीशन पूरी हो गई है।
बोलिए, क्लियर है? बोलिए भाई, क्लियर है क्या? ओके, अब कंडीशन हमने पढ़ ली, पर क्या आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेसिक कंडीशन पूरी हुई तो क्या होगा और नहीं हुई तो क्या होगा? क्या इसका इम्पैक्ट भी पता होना चाहिए? क्योंकि आई थिंक इम्पैक्ट पता हुए बिना तो कोई मतलब ही नहीं है। इम्पैक्ट अगर हमें नहीं पता है तो हमारा पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए, बेसिक कंडीशन अगर फुलफिल होती है, यस, तो आप क्या बन जाते हैं? रेजिडेंट। और बेसिक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है, नो, तो आप क्या बन जाते हैं? नॉन रेजिडेंट। बोलिए, इम्पैक्ट समझ में आ गया फर्स्ट कंडीशन का क्या होगा? अगर आपने फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर दी तो यू बिकम रेजिडेंट, और अगर आपने फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो फिर यू आर नॉन रेजिडेंट। ओके, फिर बात करते हैं एक्सेप्शन की। ये जो सेकंड ऑल्टरनेट आपको दिया है, इसके 3 एक्सेप्शन हैं। 3 एक्सेप्शन का मतलब 3 लोगों के ऊपर ये सेकंड ऑल्टरनेट अप्लीकेबल नहीं है, उन्हें सिर्फ पहली कंडीशन ही फॉलो करनी होगी। तो कौन है वो 3 लोग? पहला, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर जॉब। अगर कोई जॉब करने के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उसको सेकंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्रू मेंबर्स, जो लोग शिप पे काम करते हैं, उनके लिए भी सेकंड ऑल्टरनेट नहीं है। और तीसरा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैम इंडिया फॉर विजिट। इंडियन ओरिजिन का पर्सन अगर इंडिया घूमने आता है तो उसके ऊपर ये कंडीशन फुलफिल नहीं है। बोलिए, क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्या यहां तक बात समझ में आ गई? तो सुंदर पिंचई, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी, अगर वो इंडिया घूमने आते हैं तो बताओ कौन सी कंडीशन चेक करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, या दोनों? अगर सुंदर पिंचई इंडिया घूमने आते हैं तो हम उनके लिए कौन सी कंडीशन चेक करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, या दोनों? फर्स्ट, सेकंड और बोथ, ऐसा लिखो। फर्स्ट, सेकंड और बोथ, ऐसे आंसर कर दो। सत्यक कह रहे हैं फर्स्ट, नवीन कह रहे हैं सेकंड, अक्षिता फर्स्ट कह रहे हैं, रिया भी फर्स्ट कह रहे हैं, और बिल्कुल विष्णु भी फर्स्ट कह रहे हैं। बिल्कुल सही है, फर्स्ट ही होगा। फर्स्ट इसलिए होगा क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है और इंडिया घूमने आया है। तो जाहिर सी बात है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन अगर इंडिया घूमने आएगा, इंडियन ओरिजिन का पर्सन अगर इंडिया घूमने आएगा तो उसके ऊपर सेकंड ऑप्शन तो अवेलेबल ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन तो अवेलेबल ही नहीं है, तो फर्स्ट ही तो चेक करेंगे। बोलो नवीन, नवीन बोलो। ओके, तो ये ध्यान रखो, एक्सेप्शन वालों के लिए सेकंड कंडीशन नहीं है। ओके, अब आते हैं सेकंड कंडीशन नंबर बी पे,
जिसको हम बोलते हैं एडिशनल कंडीशन। कोई बता सकता है कि ये एडिशनल कंडीशन हमें किस बात में मदद करेगी, क्या पता लगाने में मदद करेगी? ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी में डिफरेंस करने में मदद करेगी क्या? क्या हमें ये ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी में मदद करेगी? क्योंकि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट तो हम पहले ही पता कर चुके हैं। ओके, एक सेकेंड। चलो, कंडीशन बी क्या कह रही है, ध्यान से समझना। 730 days or more in 7 previous year preceding to previous year। प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल में 730 दिन अगर आप इंडिया में रहते हैं या उससे ज्यादा रहते हैं तो इसका मतलब आपने सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर दिया है। प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल में मिला के अगर आप 730 दिन या उससे ज्यादा, देखिए ये हो गए क्या 7 साल? क्या ये पिछले 7 साल हो गए? 19, 20, 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16, 14, 15, 13, 14, इन सारे ईयर्स में मिला के अगर आप 7 साल इंडिया में रह गए तो इसका मतलब आपकी सेकंड कंडीशन फुलफिल हो जाती है। ओके, लास्ट कंडीशन सी, जिसको हम एडिशनल कंडीशन कहते हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। assessee should be resident twice in 10 previous year preceding to previous year। क्या मतलब है समझ लीजिए। जिस तरह हम इस साल स्टेटस निकाल रहे हैं, जाहिर सी बात है हमने पिछले साल भी स्टेटस निकाला होगा। पिछली बार भी हम या तो रेजिडेंट रहे होंगे या नॉन रेजिडेंट रहे होंगे। तो पिछले 10 साल में आपको चेक करना है कि क्या 2 बार आप रेजिडेंट हुए हैं। आपको ये चेक करना है कि पिछले 10 साल में क्या 2 बार आप रेजिडेंट हुए हैं। अगर हाँ, इसका मतलब आपकी सी कंडीशन फुलफिल हो गई है। ओके, अच्छा, सी कंडीशन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं क्या कि पिछले 10 साल में 2 बार आपने बेसिक कंडीशन पूरी करी है क्या, ये चेक करना है। बोलो, क्या ये कह सकते हैं हम पिछले 10 साल में आपने 2 बार बेसिक कंडीशन पूरी करी है क्या? क्योंकि अगर बेसिक पूरी करी है तो रेजिडेंट हुए हैं, और यही हम बोल रहे हैं कि रेजिडेंट होना चाहिए। तो क्या तीसरी कंडीशन को इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि पिछले 10 साल में आपने 2 बार बेसिक कंडीशन फुलफिल करी है या नहीं? ओके, ठीक है। अब देखिए, एक कंडीशन का इंपैक्ट हमने देख लिया, बी एंड सी का और बता देता हूं। अगर बी एंड सी पूरी होती है तो आप क्या बन जाते हैं? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर बी एंड सी में से एक भी फुलफिल होने से रह जाती है तो आप क्या बन जाते हैं? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो सबसे पहले आपको ये तीनों कंडीशन चेक करनी है, फिर इनके हाँ या ना के हिसाब से आपको स्टेटस डिटरमाइन करना है। बोलिए, इज दैट क्लियर? अच्छा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ओ आर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ओ आर होने के लिए आपको तीनों कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा।
कैसा लिख सकता हूं? OR होने के लिए आपको तीनों कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा, पहली यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे और तीसरी यहाँ पे, ठीक है। NOR होने के लिए आपको A तो करना पड़ेगा और B और C ऑप्शनल में है, करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा। बोलो, NOR होने के लिए A तो करना जरूरी है और B और C ऑप्शनल में है, करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा। सही है। और NR होने के लिए बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होनी चाहिए। अगर बेसिक फुलफिल नहीं हुई तो आप डायरेक्टली क्या हो जाएंगे? नॉन रेजिडेंट। बोले भाई, एक बार फाइनल कमेंट कर दीजिए इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने पे कि क्या आपके पास सारी बात समझ में आ गई। ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको एक पेज पे दिखा दिया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट कर लेना अपने घर पे। स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लिखना है तो, फिर आराम से नोट कर लेना। डन। सर क्या लिखा है? NOR के लिए A फुलफिल होनी चाहिए एंड B एंड C नहीं। B एंड C ऑप्शनल में है, B हो जाती है C नहीं होती, C हो जाती है B नहीं होती, तो आप NOR हैं। दोनों नहीं होती तो भी आप NOR हैं। बट अगर दोनों हो गई तो फिर तो आप कहाँ चले जाएंगे? OR में चले जाएंगे। इसलिए B हो, C हो या दोनों ना हो चलेगा, दोनों में से एक हो या दोनों ना हो, तीनों ही केस में आप NOR में आ जाएंगे। चलो एक छोटा सा एग्जांपल है ना। मिस्टर नवीन लेफ्ट इंडिया, ठीक है, मिस्टर नवीन लेफ्ट इंडिया फर्स्ट टाइम ऑन 1st October 2020 for visit to USA। USA चला गया and come back on 1st March 2021। बताइए इसका स्टेटस क्या होगा? एक बात मैं फिर कह दूं कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए लिख के करें क्वेश्चन को, ओरली मत करें, जल्दबाजी में आंसर ना करें। जल्दबाजी में आंसर करोगे डेफिनेटली गलती करोगे। तो लिख के क्वेश्चन करें, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए पहले उसको नोट डाउन करें और फिर आंसर करें। तो बताइए मिस्टर नवीन क्या है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? कौन है ये, किस कैटेगरी में? नवीन खुद कह रहे हैं मैं OR हूं। अच्छा, NOR कह रहे हैं, अब NOR कह रहे हैं भाई, अब नवीन NOR कह रहे हैं। और मैंने कहा ना लिख के करो, ओरली करोगे तो डेफिनेटली गलती करोगे, डेफिनेटली 100%। जिसने भी लिखे बिना करने की कोशिश करी डेफिनेटली गलती करेगा। अक्षिता कह रहे हैं OR है और रिया भी कह रहे हैं OR है। चलिए सब चीजों डिसाइड हो जाएगी, बस मुझे भी ये बता दो
कि ये बंदा प्रीवियस ईयर 2020-21 में कितने दिन इंडिया में था, पहले ये बता दो। अगर ये बता दिया तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 182 डेज था? नहीं, डेज बताने हैं, कितने दिन था। 182 गलत है, कितने दिन था? 215 था। कैसे? अप्रैल में था, मई में था, ऐसे लिख के जोड़ना है आपको, है ना। अप्रैल में था, मई में था, जून में था, जुलाई में था, अगस्त में था, सितंबर में था, अक्टूबर में गया। तो बताओ क्या अक्टूबर का एक दिन जुड़ेगा या नहीं? अक्टूबर का एक दिन जुड़ेगा या नहीं? बोले, अक्टूबर का एक दिन, 1 अक्टूबर को गया था, तो वो दिन इंडिया में माना जाएगा या नहीं? यस और नो? 1 अक्टूबर का दिन इंडिया में जुड़ेगा या नहीं? माना जाएगा, कुछ कह रहे नहीं माना जाएगा। तो मैं बता दूं आपको, आने वाला दिन जिस दिन आप इंडिया आएंगे और जाने वाला दिन, दोनों दिन इंडिया में माने जाएंगे। आने वाला दिन ये लिख लेना आप चाहे, है ना। जिस दिन इंडिया आएंगे और जिस दिन इंडिया से जाएंगे, दोनों ही दिन को इंडिया में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। नवंबर नहीं थे, दिसंबर नहीं थे, जनवरी भी नहीं थे, फरवरी भी नहीं थे, मार्च। मार्च में कितने दिन थे? पूरे 31। अब टोटल कर दो। ये चीज लिख लेना कि आने वाला दिन और जाने वाला दिन दोनों ही इंडिया में ट्रीट होंगे। ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स में सारी चीजें प्रोविजन पे चलती हैं। ठीक है, कई चीजें ऐसी होती है अपने को लगता है सर ऐसा नहीं होना चाहिए, पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो प्रोविजन में लिखा है वही चीज हमें माननी पड़ेगी। बोलो, क्या 215 दिन आ गए सबके? समझ में आ गया 215 दिन कैसे आ रहे हैं? जल्दी बोल दो भाई, आ गया क्या? अक्षिता ने यस लिखा है, रिया का आंसर आ चुका है, सत्तक का पहले आ चुका है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ क्या बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रही है इसकी? क्या बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रही है? यस, बेसिक हो रही है, क्योंकि 182 डेज चाहिए था, इसका तो उससे ज्यादा हो रहा है। क्या इसकी बी कंडीशन फुलफिल हो रही है? पिछले 7 साल में 730 दिन, क्या इसकी बी कंडीशन फुलफिल हो रही है? आप में से कुछ बच्चे हो सकता है ये सोच रहे होंगे कि सर हमें तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है पुरानी, हम कैसे बताएं। किसी को ऐसा लग रहा है कि सर हमें तो पुरानी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, वो कितने दिन इंडिया में रहा, हम कैसे बताएं? बताइए। देखिए, अपना डाउट पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि दूसरा क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबका अपना अपना कैचिंग पावर है, सबकी अपनी अपनी नॉलेज है। क्या किसी के माइंड में ये आ रहा है कि सर पुरानी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है? यस। देखो यहाँ पे हमने ये लिखा ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ही लेफ्ट इंडिया फर्स्ट टाइम, वो पहली बार इंडिया छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब आज से पहले वो इंडिया से बाहर गया ही नहीं है। तो क्या 7 साल में 730 दिन नहीं रहा होगा? डेफिनेटली रहा होगा। क्या 10 साल में 2 बार रेजिडेंट नहीं रहा होगा? मार्च के 31 डेज कैसे हुए? बेटा 1 तारीख को आया था, और मार्च का महीना कितना होता है? 31 डेज का ही होता है ना। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। तो आने वाला दिन 1 तारीख भी इंडिया में लेंगे और बचे हुए दिन भी इंडिया में लेंगे, 31 हो गया ना। हम प्रीवियस ईयर कब तक मानते हैं हमारा? तो हमें कैलकुलेशन यहां तक की करनी है। ठीक है, वो 1 मार्च को आया इंडिया, तो यहां से लेके यहां कितने दिन रहा? 31। 10 साल में 2 बार रेजिडेंट, तो फाइनली
ए भी पूरी कर दी, बी भी पूरी कर दी और सी भी पूरी कर दी, तो क्या ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया? बोलिए, क्या इस केस में नवीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया? दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे चेंज हुआ है प्रोविजन। ये जो 182 डेज है ना, इनको चेंज किया गया है इस साल, ठीक है। 182 डेज का जो प्रोविजन है इसको चेंज किया गया है इस साल, पर मैं अभी आपको वही लेके चल रहा हूँ। अमेंडमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उनके रिगार्डिंग अभी क्लेरिफिकेशन आना बाकी है। कल क्लास नहीं है। एंजॉय योर संडे। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। ओके, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। जिसकी जो क्लास मिस हो गई है वो उनको अपने मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है बेटा। जिनकी जो क्लासेस मिस हो गई है वो उनको मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी। तो आपके कोई फ्रेंड है जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है या करना चाहते हैं तो उनको कह दें कि जितनी क्लासें मिस हो गई वो तो मोबाइल ऐप से ले लें और आगे कंटिन्यू कर लें। पर एक बात ध्यान रहे, ऐसा कोई ना सोचे कि मैं रेगुलर क्लास लाइव ना लूं और फिर मैं बैकअप क्लास ले लूंगा, ऐसा कोई ना करें। ओके, चलिए, थैंक यू।